तो चलिए दोस्तों, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, राजा, किसान और नगरों के बारे में। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे कि हम लोग इसमें वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो हम लोग पढ़ चुके थे जनपद तक, हम लोग पढ़ चुके थे। जेम्स प्रिंसेप तक हम लोग पढ़ चुके थे कि जेम्स प्रिंसेप ने कैसे ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों को ढूंढा था और उनका अर्थ निकाला था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में कि ब्राह्मी लिपि क्या है। तो चलिए देखते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश ये करेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है? प्राचीन, यानी भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसे सबसे पहले अभिलेखों में, सिक्कों पर इसे पाया था, इसे देखा था और ढूंढा था। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि किसने ढूंढा? तो जेम्स प्रिंसेप ने ढूंढा था। ध्यान रखिएगा। इन सिक्कों पर जो अभिलेख और सिक्के उससे ब्राह्मी लिपि के मिले थे, इन सिक्कों पर पियदस्सी राजा का नाम लिखा हुआ था। ये पियदस्सी क्या है? तो पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि सुंदर चेहरे वाला राजा। सुंदर चेहरे वाला राजा, सुंदर चेहरे वाला राजा। ठीक है, जो पियदस्सी होता है इसका मतलब क्या होता है? सुंदर चेहरे वाला राजा, सुंदर चेहरे वाला राजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मी लिपि क्या है? बहुत ही प्राचीन लिपि है। बहुत ही क्या है? प्राचीन लिपि है। आज हम भारत में जितने भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जड़ क्या है? ब्राह्मी लिपि है। जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, जो भी भाषाओं को हम पढ़ते हैं उसकी जड़ क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। तो जो राजा सम्राट अशोक मौर्य काल में था, मौर्य काल में जो सम्राट अशोक था उसके अभिलेखों में किया गया था। और ये देश के अनेक भागों में फैले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब खरोष्ठी लिपि के बारे में देखते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत के पश्चिमोत्तर भाग में किया गया था और इसका प्रयोग सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने किया था। उन्होंने अपने द्वारा बनवाए गए सिक्कों में और अपने अभिलेखों में इस शब्दों का, इस लिपि का प्रयोग किया था, जिसे हम खरोष्ठी लिपि के नाम से जानते हैं। ओके, और जो भी ये खरोष्ठी लिपि करने वाले जो लोग थे, यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा इस खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्ठी लिपि के बाद हम लोग क्या देखेंगे? अभिलेखों के बारे में देखेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिलेख उन लेखों को कहते हैं जो पत्थर या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे। क्या होते थे? खुदे हुए होते थे। अभिलेखों पर राजा का आदेश, कार्य तथा उपलब्धियां लिखी होती है और इन कार्यों तथा इन उपलब्धियों को जनता को संबोधित करने के लिए लिखवाया जाता था। अगर आपको सामान्य शब्दों में बताया जाए कि अभिलेख क्या होता था, तो अभिलेख जैसे समझिए कि कोई पत्थर है, उस पत्थर में कुछ लिखा है, छेनी हथौड़ी से ठोक पीट कर उसे लिखा गया है। ओके, लिखवाया गया है, या किसी बर्तन पर या किसी धातु पर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी आदेश को पढ़ने के लिए राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता था, तो उसे ही अभिलेख कहते थे। अब हम लोग जानेंगे कि महाजनपद काल में या वैदिक सभ्यता के पीरियड में जो सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ। सिक्कों के बारे में जानने से पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले ज़माने में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। लेकिन चीज़ों के आदान प्रदान के लिए क्या किया गया? राजाओं ने क्या किया? सिक्कों का निर्माण किया। सिक्कों का निर्माण किया। सिक्कों का प्रचलन कब आया? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद आई। सिक्कों के आने से क्या हुआ? वस्तु की खरीद बिक्री और व्यापार में आसानी हुई। उपमहाद्वीप में सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के आए। कौन सिक्के आए? आहत सिक्के आए। ओके, 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका प्रयोग किया गया था। अब यह क्या मिला? अभी ये भारत के अनेक जगहों से, खुदाई के समय हमें अनेक जगहों से प्राप्त हुए हैं। ओके, इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था और इन पर शासकों के नाम, ये सब चित्र, ये सब छपे होते थे। और सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने इन सिक्कों को जारी किया था। जो चांदी के आहत सिक्के ये सब थे, ये सबसे पहले किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासकों ने इसे जारी किया था। ओके, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं में कनिष्क ने जारी किए थे। ओके, सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के
गुप्त शासकों ने जारी किए थे। और पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधे शासकों ने, योधे मतलब जो युद्ध में रहते थे, सरदार लोग रहते थे, उन्होंने तांबे के सिक्के और क्या बोलते हैं शीशे के सिक्के ये सब जारी किए थे। हज़ारों संख्या में वहाँ के इलाकों से, पंजाब हरियाणा के इलाकों से ये सब सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि महाजनपद जनपद से मिलकर बनता था। बहुत सारे जनपद यानी बहुत सारे जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाता था और महाजनपद उसी से बनता था। तो भारतीय इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। कितने महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे? 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। आपसे अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछ दे कि महाजनपद कितने थे, महाजनपद कितने थे, तो महाजनपद कुल 16 थे। कितने थे? 16 थे। ध्यान रखिएगा, महाजनपद कितने थे कुल? तो 16 थे। तो यहाँ पर हम लोग महाजनपद पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपद का उदय 600 ईस्वी के जो 600 ईसा पूर्व, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में हुआ था। महाजनपद का उदय 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये हम लोग को पता रखना है। ओके, इसी काल में क्या होता? आरंभिक नगरों और राज्यों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग हुआ और सिक्कों का विकास हुआ महाजनपद काल में। इसी काल में नए नए धर्मों, संप्रदायों, विचारधाराओं का उदय हुआ। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में 16 राज्यों का जिक्र मिलता है जिन्हें महाजनपद कहा गया है। ठीक है, 16 महाजनपद, जिसमें से प्रमुख जो महाजनपद है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि वज्जी, क्या है? वज्जी, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती महत्वपूर्ण महाजनपद थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो भारत के मानचित्र में जो बिहार वाला जो इलाका है, बिहार वाला जो इलाका है, ओके, जो बिहार वाला जो इलाका है वहाँ पर मगध था। ओके, जो आपका यहाँ पर पाकिस्तान वाला जो इलाका है, पाकिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान के इलाके में आपका क्या कहते हैं? तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। ओके, फिर काशी हो गया, कुरु हो गया, अस्मक हो गया, मत्स्य हो गया, अंग हो गया, ओके, पांचाल हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब इम्पॉर्टेंट महाजनपद है। कुल टोटल कितने हैं? 16 महाजनपदों का उल्लेख इस चैप्टर में किया गया है, महाजनपद में किया गया है। ओके, महाजनपद की हमें जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म एक वेद है, एक किताब है, एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से हमें क्या मिलती है? महाजनपद की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा। हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, ओके, जिसे किले से घेरा जाता था। राजधानियों की रख रखाव के लिए सेना होती थी, नौकरशाही होती थी, ये सब होती थी। ओके, फिर उसके बाद राजस्व के लिए शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। दूसरे राज्यों को जीतकर भी संपत्ति जुटाते थे। ओके, उस समय जो मगध महाजनपद था, ओके, मगध महाजनपद, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन उससे सबसे पहले एक मगध जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। और मगध की राजधानी सबसे पहले जो थी उसका नाम था राजगिरी। क्या नाम था? राजगिरी। ओके, राजगिरी। राजगिरी का मतलब हुआ राजगाह। राजगाह मतलब राजाओं का घर, राजाओं का घर, राजा का घर। ओके, राजा का घर। ध्यान रखना है कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। राजगिरी का मतलब हो गया राजगाह। राजगाह का मतलब कि राजा का घर।
ओके, जिसे हम आज वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो राजगीर के नाम से। जो राजगिरी है आज वर्तमान में क्या है? राजगीर है। आप लोग बिहार गए होंगे तो राजगीर घूमे होंगे, तो राजगीर के नाम से आज हम लोग उसे जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक मगध जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी राजधानी राजगृह थी, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजगृह का मतलब हो गया राजाओं का घर, राजाओं का घर। ओके, राजाओं का घर, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद कि मगध एक शक्तिशाली राज्य है। एक टॉपिक हमारे सामने आया है कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो मगध था, और ये आधुनिक बिहार में स्थित है। ओके, मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसका शाब्दिक अर्थ राजाओं का घर होता है। वर्तमान में इसका नाम राजगीर है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मगध एक शक्तिशाली राज्य बना, जिसके अनेक कारण थे। ओके, उन कारणों को हम पढ़ेंगे क्या थे। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। ओके, क्या बनी? पाटलिपुत्र। यहाँ क्वेश्चन है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, उसे किस राजा ने बनाया? उसका नाम क्या था? उस राजा का नाम क्या था? ओके, आपको हम ऑप्शन देते हैं। एक उदयीन है, एक अजातशत्रु है। अजातशत्रु है, तो इन दोनों में किसने बनाया था? कमेंट बॉक्स में लिखे, उदयीन ने बनाया कि अजातशत्रु ने बनाया। लेखकों के अनुसार मगध में बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद इत्यादि ये सब थे। ओके, नंद वंश में महापद्मानंद। आपको हम एक सेपरेट वीडियो ले लेंगे कि महाजनपद में कौन कौन से वंश आए थे। बहुत सारे वंश आए थे, जैसे कि हर्यक वंश, शुंग वंश, ओके, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, ये सब गुप्त वंश, कण्व वंश, ओके, पुष्यभूति वंश। तो बहुत सारे वंश हैं, उन वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि मगध के शक्तिशाली होने का कारण। तो मगध के शक्तिशाली होने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या है। ध्यान देंगे कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, संपन्न राज्य था, जिसके बहुत सारे अग्रलिखित कारण जो नीचे दिए गए हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मगध क्षेत्र में कृषि की उपज बहुत ही उन्नति थी, इसलिए क्योंकि वह गंगा के दोआब क्षेत्र में, गंगा के दोआब का मतलब लोग समझते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लोहे की खदानें उपलब्ध थी, जिससे हथियार बनाना, उपकरण बनाना बहुत ही आसान था। हथियारों से मगध की सैनिक शक्ति बढ़ी। ठीक है, सैनिक शक्ति बढ़ी। लोहे के फाल के उपयोग से, लोहे का जो फाल था, पहले क्या होता था, जो खेती होती थी खेत में, वो लकड़ी के फाल से होती थी, लेकिन उसमें अब क्या लग गया, लोहे का फाल लग गया। ठीक है, लोहे का फाल लग गया। पहले तांबा का, कांसा का होता था, और लकड़ी का होता था, लेकिन जब लोहे का फाल का उपयोग होने लगा तो जो लोहा होता था वो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जाता था, काफ़ी अच्छे तरीके से मिट्टी की जो टाइलिंग होती थी, उसके बाद क्या होता था, आप उसमें फसल बहुत अच्छे तरीके से होती थी। तो जितनी अच्छी अंदर बीज जाती थी, जितनी अच्छी से मतलब मिट्टी को मतलब कि पलटा जाता था, उतनी अच्छे से फसल उपजाऊ होती थी, और इस प्रकार से मतलब वहाँ पर उन्नति आई, संपन्नता बढ़ी। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ के जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। ठीक है, जिससे सैनिक क्या ही हुए और भी शक्तिशाली बने। ओके, अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, वो भी एक बार सोचने लगा, उसकी सेना भी सोचने लगी कि हम लोग पोरस से लड़ लिए हैं, लेकिन अब हम लोग मगध जाकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े विशाल जानवर होते हैं, जिसे कि हम लोग हाथी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है कि इसके शक्तिशाली होने का और भी बहुत सारा कारण है। गंगा तथा इसके जो उपनदियाँ थी, उसके कारण यहाँ का आवागमन बहुत ही सस्ता होता था, सुलभ होता था, जिससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ध्यान रखेंगे हम लोग।
जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की शक्तिशाली होने के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। ओके, जैसे कि बहुत सारे वहाँ पर राजा थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, ये सब जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे। इन कारणों की वजह से क्या हुआ था कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बना था। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।